हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की संपादकीय का जो टॉपिक है वह है मणिपुर की हिंसा के पीछे का सच। तो मणिपुर में क्या हिंसा हुई है और उस हिंसा के पीछे क्या कारण है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल हमें जानना चाहिए कि हमारे देश में क्या घटनाएं घट रही हैं, उस घटना के पीछे का क्या कारण है। ये सब जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से आज का जो यह टॉपिक है काफ़ी अच्छा है, और देखते हैं कि आज का यह टॉपिक हमें क्या कुछ नई जानकारी दे रहा है, या फिर हम इससे क्या कुछ नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की संपादकीय की तरफ। जिस मणिपुर में कान्हा की रासलीला का जोर रहा है, जिसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाभारत कालीन उर्वशी के सौंदर्य के साथ जोड़कर देखते रहे, वही मणिपुर इन दिनों जल रहा है। गत 3 मई को राज्य में भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। किसी भी राज्य में हिंसा होती रहे तो वहां की सरकार पर सवाल उठने ही लगते हैं। सवाल भाजपा शासित इस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर भी उठ रहे हैं। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वह एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर में जो विद्रोह हो रहा है उसका क्या कारण है, और भाजपा के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। सवाल केंद्र सरकार पर भी उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह मोदी सरकार की नाकामी है। ऐसी राय जाहिर करने वाले लोगों की नज़र में यह हिंसा महज 2 समुदायों मैती और कुकी के बीच की है। यह सच है कि यह हिंसा मणिपुर हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद फैली जिसमें उसने मैती समुदाय को भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखने को लेकर जरूरी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया। लेकिन हकीकत तो यह है कि हाई कोर्ट का आदेश पहले से सुलग रही आग को भड़काने का ही बहाना बना। सवाल है कि आखिर यह आग सुलग क्यों रही थी। इसे जानने के लिए पहले मणिपुर की भौगोलिक और जनसांख्यिकी स्थिति को जानना जरूरी है। मणिपुर में मुख्यतः 3 समुदाय हैं। कौन कौन से हैं? मैती, नागा और कुकी। नागा और कुकी बुनियादी रूप से आदिवासी और जनजातीय समुदाय के समूह हैं। मणिपुर का करीब 90% हिस्सा पहाड़ी है, जबकि सिर्फ 10% हिस्सा ही मैदानी है। इसी 10% इलाके में मैती समुदाय रहता है, जबकि 90% पहाड़ी इलाकों में नगा और कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। राज्य में मैती समाज 53% जनसंख्या के साथ बहुसंख्यक है। मैती समुदाय में ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोग हैं। हालांकि ईसाई मिशनरियों के प्रयास से कुछ मैती भी मतांतरित हुए हैं। मैती समुदाय में कुछ लोग इस्लाम मानने वाले भी हैं। राज्य में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 8% है। इसी तरह कुकी और नगा की आबादी करीब 16 और 24% है। नगा और कुकी जनजातियों में
ईसाई मिशनरियों का प्रभाव ज्यादा है। कह सकते हैं कि मोटे तौर पर ये समूह ईसाई हैं। मणिपुर में हिंदू और ईसाई की जो आबादी है वह करीब बराबर यानी 41-41% है। दिलचस्प यह है कि मैती की बड़ी जनसंख्या राज्य के सिर्फ 10% इलाके में रहती है। उन्हें पहाड़ों में जमीन खरीदने का हक नहीं है, जबकि नगा और कुकी को मैदानी इलाके में भी जमीन खरीदने का अधिकार है। यही वजह है कि मैती समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहा है। बहुसंख्यक होने के बावजूद मैती समुदाय खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। करीब 2.5 दशक पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तत्कालीन महानिरीक्षक एपी लिटिल कुमार ने कहा था कि जिन इलाकों में अफीम की खेती होती है वहीं आतंकवाद पनपता है। तब उन्होंने पूर्वोत्तर के सीमावर्ती इलाकों के साथ ही अफगानिस्तान के भी आंकड़े दिए थे। पहाड़ियों पर बसा कुकी समुदाय भी इसी अंदाज में अफीम की खेती में शामिल है। यह सच है कि पहाड़ी इलाकों में बेरोजगारी बहुत है। ऐसे में अफीम की खेती ज्यादा रास आ रही है। म्यांमार से लगातार घुसपैठ भी बढ़ी है। म्यांमार से आने वाले लोगों के लिए पहाड़ी इलाकों में आसानी से छिपना और स्थानीय समुदायों में खपना आसान होता है। इन लोगों को भी रोजगार का सबसे आसान साधन अफीम की खेती लगती है। मणिपुर में 2017 में सरकार बनाने के बाद से ही भाजपा की कोशिश राज्य में अफीम की खेती और घुसपैठ रोकने की रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले ड्रोन के जरिए अफीम की खेती की जानकारी हासिल की, फिर उन्हें नष्ट करने की कोशिश शुरू हुई। कुकी समुदाय को लगा कि इससे उसके रोजगार का साधन छिन जाएगा। इसके बाद से ही कुकी समुदाय नाराज था। रही सही कसर पूरी कर दी यहाँ सक्रिय उग्रवादी समूहों ने। मणिपुर में करीब 26 उग्रवादी समूह सक्रिय हैं। उनमें से एक ऐसा भी है जिसकी कोशिश बांग्लादेश, दक्षिणी म्यांमार और मणिपुर के हिस्सों को मिलाकर अलग देश बनाना है। म्यांमार में बैठे उग्रवादी समूहों ने कुकी की नाराजगी को हवा दी। भाजपा की सरकार आने के बाद राज्य में सक्रिय कुछ भारत विरोधी ईसाई भी परेशान हैं। उन्होंने भी कुकी के गुस्से को हवा दी। इसी बीच मणिपुर हाई कोर्ट का आदेश आ गया और फिर मणिपुर सुलग उठा। हिंसा में राज्य के कुकी बहुल इलाकों के वन विभाग के सारे दफ्तर और चौकियां जला दी गईं। कहा जा रहा है कि वन विभाग के दफ्तरों को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि अफीम की खेती और मादक पदार्थों की तस्करी की ज्यादातर जानकारी इन्हीं दफ्तरों में रिकॉर्ड के रूप में रखी गई थी। जाहिर है उन्हें जलाकर एक तरह से रिकॉर्ड को खत्म करने की कोशिश हुई है। आजादी के बाद कई वर्षों तक पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से संगठित किया गया था। डॉक्टर लोहिया की प्रेरणा से सामाजिक कार्यों के लिए पूर्वोत्तर में कई लोगों ने आश्रम शुरू किए गए थे। इसकी वजह से मणिपुर में समाजवादी धारा का असर भी रहा। कुछ साल पहले तक समाजवादी धारा के विधायक चुने जाते रहे, लेकिन अब यहाँ न तो समाजवाद रहा न ही आश्रम। अगर वे रहते तो शायद मौजूदा संघर्ष को रोक पाने में अपनी कुछ भूमिका निभाते। इन संदर्भों को जाने बिना
मणिपुर के संघर्ष को रोक पाना आसान नहीं होगा। तो लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनका नाम है उमेश चतुर्वेदी। तो उमेश चतुर्वेदी जी का आज का यह टॉपिक मणिपुर की हिंसा के पीछे का सच। तो आज का जो संपादकीय लेख था उसके माध्यम से हम लोगों ने मणिपुर की जो स्थिति है, वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में जाना, और मैती समुदाय जो कि बहुसंख्यक है फिर भी उनके अधिकार कम हैं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त किया। और वहाँ जो है अफीम की खेती पर जो रोक लगी है उससे संबंधित जानकारी आज के संपादकीय लेख में हम सभी ने बहुत सारी जानकारियाँ मणिपुर के संबंध में प्राप्त की। तो काफ़ी अच्छा आज का टॉपिक रहा जानकारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए संपादकीय लेख के साथ। तब